हेलो। हेलो। स्लो चल रहा नेट। हेलो। देखिए, आवाज मिल रहा है। हेलो। मिल रहा है आवाज। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी का डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। आज आप सभी के सामने क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का कुछ आपका जो है टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होगा फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास। तो आगे हम लोग देखेंगे और सबसे पहले जानेंगे हम लोग यह कि लाइव क्लास देने का मुख्य कारण यह है कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा देश जो है वो पिछले वर्ष से लगातार अभी तक जो है कोरोना महामारी से जो है हमारे देश के सभी देशवासी एवं विश्व के अन्य देश के लोग भी इस महामारी से लगातार झेल रहे हैं। तो इस महामारी से लड़ते हुए हम लोग जो है अच्छे पढ़ाई के अच्छे सुविधा को लेकर हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेंगे और हमारे लिंक को शेयर करें, ताकि आप सभी तक हमारी प्रत्येक वीडियो जो है पहुंच सके, उसको आप देख सके और उसका लाभ आप सभी स्टूडेंट्स को मिल पाए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो आपका है क्लास 10th इकोनॉमिक्स और टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यह आपका इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य तौर से अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था जो है वो सभी देशों के लिए होना क्यों आवश्यक होता है और इस प्रणाली को विश्व के अन्य देशों में जो है क्यों लागू किया गया और इसके विकास किस तरह से विश्व के अन्य देशों में हो पाया है, इस बात को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आपको देखना है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का कई परिभाषा होता है, जिसमें मुख्य तौर से मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक क्रियाओं का है ना, आर्थिक क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य को या आर्थिक क्रियाओं के द्वारा की गई व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, है ना। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इस अर्थव्यवस्था की विकास के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि जिस समय खास तौर से अपने देश भारत की बात करेंगे तो जिस समय अपना देश भारत आजाद नहीं था, अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम लोग बात कर ले तो इससे पहले जो है ब्रिटिश सरकार जो था वो लगभग 200 वर्ष जो है अपने देशों को गुलाम बनाकर रखा था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो था वो लगभग अपने देश पर 200 वर्ष लगातार शासन किया और शासन करने से अपने देश के जो है अर्थव्यवस्था वो काफी दयनीय हो गया था, क्योंकि उन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने देश में रहने वाले लोगों को काफी शोषित किया जाता था। तो उन सभी चीजों को जो है समाप्त करने के लिए और अपने देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है अपने देश में
अर्थव्यवस्था को लगभग 1948 से 56 के बीच लाया गया था, जो एक प्रकार की प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के आर्थिक क्रियाओं में सुधार लाना, लोगों के जो है आर्थिक क्रियाओं को सुधार करना, ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो सके, सुधार हो सके। तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी इसमें आपको बताया गया अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा अभी हमने बताया आपको कि आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्द में अगर हम लोग बात कर ले अर्थव्यवस्था की, तो दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का खरीद बिक्री एवं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, और उसी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा आर्थर लेविस के अनुसार अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा की बात करें तो आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया गया है कि अर्थव्यवस्था का संबंध है ना, अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन, यानी कि किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन से है, जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग जो है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे ब्राउज के अनुसार, तो ब्राउज ने इसी परिभाषा को पुनरावृत्ति किया और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो है वो केवल आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्राउज के अनुसार अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया गया, और अर्थव्यवस्था ने कहा ये ब्राउज ने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो केवल आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। जो मुख्य रूप से ब्राउज के अनुसार दिया गया अर्थव्यवस्था का परिभाषा जो है अनुचित माना गया है। क्या माना गया है? अनुचित। और अनुचित जो है ब्राउज के अनुसार दिया गया परिभाषा को अनुचित इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने कहा कि केवल अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिश्रम के द्वारा जो भी व्यक्ति या मनुष्य, चाहे वो दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, अगर वो कठिन परिश्रम के बदले है ना काफी शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार के परिश्रम के बदले जो धन की प्राप्ति करता है, वो धन से वो केवल अपने जीवन का यापन ही नहीं बल्कि वह धन का संचय भी करता है। ये बात को आप सभी जानते होंगे। इसलिए ब्राउज के अनुसार दिया गया परिभाषा क्या माना गया है? अनुचित माना गया है। इसके आगे अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में आपको बता दें कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा कुछ और दिया गया। ऐसे सामान्य तौर पे आपको अर्थव्यवस्था का परिभाषा याद रखना है कि अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था होती है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम लोग आर्थर लेविस के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थर लेविस के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया गया है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग की जाती है या मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग करता है। तीसरा आपको ब्राउज के अनुसार याद रखना है कि ब्राउज के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया गया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है? प्रणाली है, जो मुख्य रूप से क्या माना गया? अनुचित माना गया। और अनुचित इसलिए माना गया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो केवल आजीविका अर्जन की एक प्रणाली नहीं होती है, बल्कि हम लोग आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो धन की प्राप्ति करते हैं, वो धन से हम लोग अपना जीवन यापन तो करते ही हैं और साथ साथ हम लोग उस धन का संचय भी करते हैं, है ना। तो आगे हम लोग इसके आगे कुछ हम आपको बताएंगे। ये हो गया मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का परिभाषा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे
अर्थव्यवस्था, है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया। तो अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग वर्गीकृत करेंगे तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि पहला अर्थव्यवस्था की बाबू हम लोग बात करेंगे तो पहला अर्थव्यवस्था जो है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहला। दूसरा लिखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा को याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि आप सभी क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट क्या करना है, सभी स्टूडेंट को कि आप जब भी लाइव क्लास आपकी शुरुआत होती है या की जाती है तो उसमें आपको क्या करना है कि कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना है और बाई टॉपिक जो है आपको नोट्स बनाते चलना है ताकि आपका ऑफलाइन क्लास में जो है जो छूट गया है या आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजों में आपको कठिनाइयां या किसी प्रकार की समस्या झेलना ना पड़े। तो इसके लिए आप कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठेंगे और प्रत्येक टॉपिक को आप साथ में समझ कर लिखते चलेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे केवल अर्थव्यवस्था के बारे में और अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अभी हम लोग देखें अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे कि तीनों अर्थव्यवस्था को कौन कौन से देशों में जो है मुख्य रूप से लागू किया गया है और कौन कौन से देश में ये जो है सम्मिलित रूप से लागू है। तो अगर हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका अमेरिका है ना, अमेरिका का नाम याद रखेंगे, अमेरिका हो गया, फिर आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी, फिर आपका जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सभी देशों का नाम याद रखना है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको नाम याद रखना है रूस, उसके बाद आपको याद रखना है चीन, उसके बाद आप याद रखेंगे इसमें चीन के बाद आपको याद रखना है उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, इसके बाद एटीसी कर देंगे। उत्तरी कोरिया के बाद आपको एटीसी करना है। अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत, पाकिस्तान और इसके साथ साथ आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको याद रखना है। यानी कि अभी हम लोग क्या देखे बाबू कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद हम लोग देखे अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात कर ले तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है उसको मुख्य रूप से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों का नाम आपको याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन है तो रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, ये सभी देशों का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन है। इससे ऑब्जेक्टिव बाबू प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो उसमें आपको याद रखना होगा भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों ऑप्शन में से या 4 देशों में से 3 देशों में से किसी एक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो और इससे ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव के अलावा इससे पूछा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो इसमें आपको याद रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि वह अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के, है ना, वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको क्या याद रखना है कि वह अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का वह रूप
जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर से एक बार देखिएगा, जो लोग का छूट गया है वो लोग देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या जो है पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके नीचे आपको स्टार पॉइंट में क्या लिख लेना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में नाम लिख लेंगे अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, etc। उसके बाद दूसरा देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू आपको याद रखना है और इसका परिभाषा क्या लिखना है कि अर्थव्यवस्था का वह रूप, है ना, अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें या जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, तब उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रख लेना है या लिखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देशों में रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, रूस, चीन और उत्तरी कोरिया। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला में आपको याद रखना है परिभाषा कि अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार दिया जाता है, यानी कि दोनों का अधिकार होता है, तब उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश में आपको याद रखना है भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और ये तीनों टॉपिक से आपको याद क्या रखना है? तीनों टॉपिक से आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ दिया कि अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है तो आप सीधी से जवाब देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछ दे रूस, चीन, उत्तरी कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है तो आपको सीधा याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है तो आप सीधा याद रखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, तो यहां तक आप सभी का क्लियर होगा। आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे, अर्थात एक बार पुनः रिपीट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला टॉपिक में आपको बताया गया अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का परिभाषा आपको बताया गया, पहला आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा आर्थर लेविस के अनुसार आपको याद रखना है, आर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले ब्राउज के अनुसार, तो ब्राउज के अनुसार आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था का परिभाषा। ब्राउज ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जो मुख्य रूप से अनुचित माना गया। और अनुचित क्यों माना गया, इस बात को अभी हमने आपको बताया कि अनुचित इसलिए माना गया है क्योंकि कहा गया है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो हम लोग धन का अर्जन करते हैं, जो धन की प्राप्ति करते हैं, उस धन से केवल हम लोग अपना जीवन यापन ही नहीं बल्कि उस धन का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन के अनेक क्रियाओं में करते हैं। इसलिए जो है ब्राउज के अनुसार दिया गया परिभाषा को पूर्ण रूप से अनुचित माना गया है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का वह रूप
जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर जो है निजी व्यक्ति या पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है, तब उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत जो है वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर मुख्य रूप से सरकार का अधिकार होता है, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि इनमें से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश में है। ये सभी ऑप्शन में से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश का ऑप्शन लिखवाया है, उनमें से किसी एक देश का नाम देगा और पूछ देगा आपसे कि इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है। तो आपको याद रखना है भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद आपको देखना है अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे। अगला टॉपिक देखना है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की हम लोग बात कर ले तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। देखिए हम लोग इसको देखेंगे। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से पहला का नाम आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र। पहला को याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को याद रखना है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, और तीसरा को रखना है तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए इन तीनों में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको याद रखना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र याद आपको रखना है। और तृतीयक क्षेत्र को याद रखना है सेवा क्षेत्र। क्या याद रखना है? सेवा क्षेत्र। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया, तो वर्ग में आपको याद रखना है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन किया जाए आपसे कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो क्षेत्र को आप याद रखेंगे 3, और वो 3 क्षेत्र में आपको याद क्या रखना है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों में से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग जो है प्रत्येक जो है आपका लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो उस स्थिति में आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को आपका औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को आपको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए आगे इसे आपको याद क्या रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र और जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया है या कौन कौन से क्षेत्र को रखा गया है। तो अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, फिर देखिए इधर याद रखना है मत्स्य पालन इत्यादि यहां करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद क्या रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आता है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र को आपको याद रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थात आपको सीधी तौर पे याद रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका बिजली उत्पादन, उद्योग धंधे यानी कि कोयला उद्योग याद रख सकते हैं, बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम,
इसके अलावा अन्य जो है सेवा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र को आपको याद रखना है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको याद रखना है परिवहन, संचार व्यवस्था, फिर आपका बैंकिंग हो गया, यानी कि परिवहन, संचार व्यवस्था, बैंकिंग, ये सभी जो है क्षेत्र मुख्य रूप से तृतीयक या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो आप सभी नोट कर लेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह आपको नोट करना है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और ये 3 क्षेत्र में से आपको तीनों का नाम लिखना है, जिसमें एक का नाम लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा का नाम लिखना है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरे का नाम आप लिख लेंगे तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और प्रत्येक का एग्जाम्पल में आपको लिखना है कृषि क्षेत्र, है ना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इतना आप नोट कर लेंगे, आपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आपका नोट्स ना बन पाए, कोई जो है टॉपिक छूट जाए, तो ये वीडियो जो है आप पुनः यूट्यूब पर से और सर्च करके निकाल के आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लिए बाबू अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया, ये देख लिए। दूसरा टॉपिक में आपको इसी से अर्थव्यवस्था से रिलेटिव बताया गया कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ये देख लिए। और आगे अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोग देखेंगे, वो टॉपिक आपका क्या है, आर्थिक क्रिया से संबंधित। तो देखिए आगे, देखिए तो आगे अर्थव्यवस्था से हम लोग संबंधित देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित देखिए, अभी हम लोग अर्थव्यवस्था का जो है वर्ग देख लिए, वर्ग, और वर्ग के बाद जो है हम लोग इसी में देख लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लिए, यानी कि 2 चीज हम लोग इससे रिलेटिव देखे हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोग देख लेंगे आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रिया से जो है संबंधित कुछ देखेंगे। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे अर्थव्यवस्था के वर्ग, है ना, यानी कि आपका अर्थव्यवस्था के वर्ग की हम लोग बात कर ले। अर्थव्यवस्था की वर्ग हम लोग देख रहे थे बाबू, उसको देख भी लिए। अर्थव्यवस्था के वर्ग हम लोग देखे, है ना, अर्थव्यवस्था के अभी हम लोग वर्ग देख लिए और इसमें क्षेत्र भी देख लिए। देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था में क्या क्या देख लिए, अर्थव्यवस्था के वर्ग देख लिए कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया। उसके साथ साथ हम लोग देख लिए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, है ना। और आगे का टॉपिक जो आपका रहेगा वो है आपका आर्थिक क्रिया, जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है ना। यानी कि आर्थिक क्रिया की बाबू अगर हम लोग बात कर ले तो आर्थिक क्रिया में आपको क्या समझना है। देखिए ये सभी के सभी टॉपिक जो हम लोग देखेंगे इस लेसन में, वो सभी के सभी अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तो इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के जो है वर्ग देख लिए कि अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया। उसके बाद हम लोग देख लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। और अब अगला पॉइंट जो देखेंगे वो आपका होगा आर्थिक क्रिया, जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आर्थिक क्रिया में आपको याद क्या रखना है बाबू, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं या आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक क्रिया का परिभाषा आपको याद रखना है कि वह क्रिया, है ना, वह क्रिया जिसके द्वारा आमदनी या आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जिसके द्वारा आय की प्राप्ति या आमदनी होती है उसे मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया कहा जाता है।
अब आर्थिक क्रिया से संबंधित देखिए यहाँ पे बाबू आपको 2 पॉइंट याद रखना है। आर्थिक क्रिया से संबंधित 2 पॉइंट याद रखना है और दोनों का नाम हम लिख रहे हैं। देखिएगा, आर्थिक विकास, एक का नाम आपको याद रखना है आर्थिक विकास और दूसरे का नाम याद रखना है आर्थिक वृद्धि। दूसरे का नाम याद रखना है आर्थिक वृद्धि। यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा आय की प्राप्ति या जिसके द्वारा आमदनी होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और यह आर्थिक क्रिया से संबंधित आपको 2 बात याद रखना है, जिसमें पहला आपको याद रखना है आर्थिक विकास और दूसरे शब्द को याद रखना है आर्थिक वृद्धि क्या है या किसे कहते हैं। तो आर्थिक वृद्धि की अगर हम लोग बात किया जाए तो आर्थिक वृद्धि में आपको क्या याद रखना है, देश में, है ना, यानी कि देश में वस्तुओं, है ना, देश में वस्तुओं के उत्पादन, देश में वस्तुओं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को या बढ़ोतरी को, है ना, याद रखना है। ये आर्थिक विकास में आपको याद क्या रखना है कि देश में वस्तुओं के उत्पादन, है ना, देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी कि विश्व के अन्य देशों की बात करेंगे तो जब विश्व के अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में अगर वृद्धि या बढ़ोतरी होता है तो उस वृद्धि या बढ़ोतरी को ही हम लोग आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इससे बाबू संबंधित याद रखना है कि आर्थिक विकास शब्द जो है वो शब्द का उपयोग जो है विकासशील देशों के लिए किया जाता है ना। यानी कि अगर हम लोग बात कर ले, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है या पूछ दे आपसे कोई कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है कैसे देशों के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देशों के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है आर्थिक वृद्धि। दूसरा क्या है, आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि में आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विकसित देशों में, है ना, यानी कि विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। यानी कि विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आपको याद रखना है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो है आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग, है ना, आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है ना। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था में 3 टॉपिक को देखे हम लोग और वो तीनों के तीनों टॉपिक आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना। यानी कि जिसमें से तीसरा टॉपिक जो था वो आपका आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रिया का परिभाषा हमने अभी बताया कि जिसके द्वारा आय की प्राप्ति या जिसके द्वारा आमदनी होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया से संबंधित 2 बातें आपको याद रखना है। पहला याद आप लोग रखेंगे आर्थिक विकास क्या है, दूसरा आपको याद रखना है आर्थिक वृद्धि क्या है। क्योंकि अगर हम लोग अपने देश में अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास की बात कर ले तो अपने देश में अर्थव्यवस्था के इतिहास के विकास में सबसे अहम भूमिका आर्थिक विकास को माना जाता है। यानी कि पहला भूमिका जो है वो आर्थिक विकास है और दूसरा भूमिका है आपका मौद्रिक विकास, है ना। मौद्रिक विकास और आर्थिक विकास ये दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिन्होंने जो है अपने देश में अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना अहम भूमिका निभाया है ना। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को आप याद रखेंगे। आर्थिक विकास में याद रखना है कि देश में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में अगर वृद्धि होती है या देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तब हम लोग उसे आर्थिक विकास कहते हैं। और यह आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग बाबू विकासशील देशों के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि में आपको याद रखना है, आर्थिक वृद्धि शब्द में याद रखना है
कि विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है हम लोग मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए करते हैं, और ये सभी देशों में होना क्या है? आवश्यक होता है। और आवश्यक इसलिए इसको हम लोग मानते हैं क्योंकि अगर किसी भी देश में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि ना हो, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि ना किया जाए, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी काफी क्या हो सकती है? कमजोर हो सकती है। अर्थात सीधी तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस देश में वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि होना मुख्य रूप से आवश्यक होता है। चलिए, तो आप सभी यहां तक फटाफट उतार लीजिए, आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब देखिए, शुरू से एक बार बताते हैं आपको। अभी हमने आपको बता दिया अर्थव्यवस्था के वर्ग, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको बताया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसी अर्थव्यवस्था से रिलेटिव हमने बताया आपको आर्थिक क्रिया। और ये आर्थिक क्रिया से संबंधित आपको दो बातें याद रखना है, और वो दो बातें हैं आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आपको याद रखना है आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देशों के लिए, और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। चलिए, इतना उतार लिया है, तो देखिएगा आगे देखिए, तो आगे देखिए अगला, यानी कि इसमें अगला पेज में हम लोग देखेंगे अभी आर्थिक क्रिया और आर्थिक वृद्धि। देखे, आर्थिक क्रिया और आर्थिक वृद्धि के बाद, यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के टॉपिक में एक देखेंगे। अभी हमने, यानी कि अभी आपको बताया कि ये आर्थिक विकास जो है ना, यानी कि आर्थिक विकास की अगर हम लोग बात कर ले, आर्थिक विकास की बात कर ले, तो आर्थिक विकास का परिभाषा आपको बताया गया। आर्थिक विकास का परिभाषा बताया गया कि किसी भी देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। तो किसी भी देश में जो है, जो आर्थिक विकास वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो वृद्धि होता है, उस चीज को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। तो आखिर इससे क्वेश्चन आता है बाबू, देखिए, तो इसी से इसको हम मिटार के और बता रहे हैं आपको, इसको उतार लीजिए आप लोग, और इसको मिटार के हम बता रहे हैं। देखिएगा, इसमें ये पॉइंट को आपको छोड़ देना है, यानी कि इससे रिलेटिव जो अभी आपको बताया गया आर्थिक विकास, ये शब्द को देखेंगे। आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक, आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया और हमारे देश के अर्थव्यवस्था से या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन आपका है इस टाइप का होगा, आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को देखें या लिखे। तो आर्थिक विकास के कुछ सूचकांक की बात अगर हम लोग कर ले बाबू, तो सूचकांक में यानी कि आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक क्या है, यानी कि सीधे तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी देश है ना, किसी भी देश में अगर वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि होता है, तो उस वृद्धि को हम लोग मुख्य तौर पर आर्थिक विकास कहते हैं। तो अब समझना है कि जब किसी देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अगर वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। तो आखिर किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने की तरीका क्या है, किसके आधार पर हम लोग जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास को माप सकते हैं, उसी पे क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को लिखे। तो आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक की बात कर ले, तो आर्थिक विकास के माप के सूचकांक जो है निम्नलिखित है, या इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको पहला याद रखना है राष्ट्रीय आय। क्या याद रखना है? राष्ट्रीय आय।
दूसरा याद रखना है आपको प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा आपको याद रखना है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। चलिए ये 3 पॉइंट को आप देखेंगे अभी। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना कि आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक है क्या। तो आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक की अगर हम लोग बात कर लें, आर्थिक विकास के मुख्य अगर हम लोग सूचकांक की बात कर ले बाबू, तो आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक जो है निम्नलिखित है। और निम्नलिखित में से अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के माप के सूचकांक जो है वो मुख्य रूप से 3 चीज को आपको याद रखना है, जिसमें पहला आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा याद रखना है मानव विकास सूचकांक। अर्थात सीधी तौर पे आपको याद रखना है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को हम लोग माप सकते हैं, और वो मापने का तरीका क्या क्या है, उस देश के राष्ट्रीय आय, उस देश के प्रति व्यक्ति आय और उस देश के मानव विकास सूचकांक, है ना। इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर इसमें आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय आय के आधार पर, है ना, राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है उस देश के आर्थिक विकास को कैसे मापा जा सकता है। तो देखिएगा राष्ट्रीय आय के आधार पर किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापा जा सकता है, और वो मापने का मुख्य कारण यह है कि अगर हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं में अगर उत्पादन होती है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से उस देश के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसके आधार पर हम लोग उस देश के राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, उस देश के आर्थिक विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। दूसरा देखिएगा प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में आपको, या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उस देश के आर्थिक विकास को कैसे मापा जा सकता है, तो आपको याद यह रखना है कि किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है उस देश के आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। चूंकि इसलिए, और प्रति व्यक्ति आय को जो है आर्थिक विकास के माप के सूचकांक जो है मापने की सबसे अच्छी तरीका इसलिए माना गया है क्योंकि अगर जिस देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, अगर जिस देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो उसके वृद्धि के आधार पर उस देश के आर्थिक विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसी तरीके से आपको याद रखना है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो इसको एनआई बोलते हैं, नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। और अगर हम लोग मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो इसको एचडी, है ना, एचडीआई बोला जाता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। किसी भी देश के, है ना, किसी भी देश के मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश के, है ना, जिसमें देश के लोगों के मानव विकास सूचकांक भी क्या होता है, शामिल होता है। और वो सूचकांक के आधार पर किसी भी देश के आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। तो देख लीजिए बाबू, आज अभी तक हमने जो आपको अर्थव्यवस्था पे जो डिस्कस किया उसमें आपको बताया गया अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के वर्ग कितने हैं, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, उसके बाद बताए आर्थिक क्रिया क्या है। और ये आर्थिक क्रिया से संबंधित आपको 2 पॉइंट बताया गया याद रखने के लिए, जिसमें एक बताया गया आर्थिक विकास, है ना, एक बताया गया आर्थिक विकास और दूसरा बताया गया आपका आर्थिक वृद्धि, है ना, ये बताया गया आर्थिक वृद्धि बताया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में से एक पे आज जिक्र किया गया और वो है आपका आर्थिक विकास के माप के सूचकांक। तो आर्थिक विकास के माप के सूचकांक में आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास के माप के सूचकांक निम्नलिखित है। पहला याद रखना है राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा याद रखना है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, है ना। तो
इन तीनों को याद रखेंगे। और अभी तक जो बताया गया है ना, अभी तक जो बताया गया वो मुख्य रूप से क्या था, अर्थव्यवस्था एवं उसके इतिहास यानी कि विकास का इतिहास में फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें आपको बताया गया। और जो है इसके आगे जो है आप यानी कि आगे के वीडियो में जो बचा हुआ शेष भाग है इसमें अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। अगले वीडियो के लिए आपको जो है यूट्यूब पे या हमारे चैनल पे, कोचिंग के चैनल पे डाल दिया जाएगा उसका शेड्यूल, किस दिन आपका जो है इकोनॉमिक्स का अगले क्लास लगाया जाएगा, है ना। तो आप जो है यहाँ तक, जहां तक यानी कि आज के क्लास में जहां तक आप सभी पढ़े उन सभी चीजों का आप जो है नोट्स बना लेंगे। और जो छूट गया है, जिनका क्लास छूट गया है या लिखने में जो है नहीं मानी कि लिखने में जो है वो लोग, कुछ लोग जो है लिखने में छूट जाता है ना, तो छूट गया तो वो लोग क्या कर लेंगे कि यूट्यूब पर जो वीडियो रहेगा उसको आप रोक रोक के क्या करेंगे, जो है प्रत्येक नोट्स को जारी कर लेंगे, है ना। चलिए, तो आज का क्लास जो है यही जो है मुख्य रूप से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और अगले क्लास के लिए आपको जो है क्या बताया जाएगा, शेड्यूल बताया जाएगा, है ना। और जिस दिन आपका शेड्यूल लगाया जाएगा उस दिन जो है ये फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ तक बताया गया। और अगले पार्ट के लिए आपको क्या किया जाएगा, शेड्यूल लगाया जाएगा। उस शेड्यूल यानी कि उस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट का क्या करेंगे, अगले पार्ट। और अभी एक आवश्यक सूचना यह है कि अभी तुरंत जो है आपका कुछ ही देर में आपका हिंदी का क्लास चलेगा, है ना। तो आप जो है उस चैनल पर भी क्या करेंगे, जुड़ेंगे। चलिए।